नेक्स्ट है इंटरवेनिंग वेरिएबल। आज हम इसको पढ़ने वाले हैं, इंटरवेनिंग वेरिएबल। ये थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन होएंगी आपको, इंटरवेनिंग में, एक्सटर्नल में और कंफाउंडिंग में। थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत है, तब आप इस चीज को पकड़ पाओगे। देखिए आप इसको समझेंगे, ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। मान लेते हैं, हम इसको मानते हैं कि गुड स्टडी, जी से गुड, ठीक है, और एस से स्टडी। जैसे मेरा अपना एग्जांपल है, गुड स्टडी, अच्छी पढ़ाई करना, यानी कि ज्यादा मेहनत से पढ़ाई करना। और ये है हमारा जेआरएफ एग्जाम, ओके, जो आप सभी का टारगेट है, जेआरएफ एग्जाम। सॉरी, ए आर बन गई, एफ है, ठीक है, एफ। तो मैंने खूब पढ़ाई किया, मैंने खूब मेहनत किया, तो मेरा एग्जाम निकल गया। लेकिन क्या खाली मेरी मेहनत से एग्जाम निकला, या इसके पीछे और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वे जो थर्ड जो है वेरिएबल हैं, जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, आप और हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनका बहुत बड़ा योगदान है। थोड़ा कोशिश करें उन वेरिएबल को सोचने की, वो कौन कौन से कारण हो सकते हैं। मैंने कल भी बताया था आपको। फैमिली सपोर्ट, फ्रेंड सपोर्ट। वेरी गुड, फैमिली सपोर्ट, फ्रेंड सपोर्ट। और बताइए। डेडिकेशन, टाइमिंग्स, दिनचर्या। डिसिप्लिन। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यानी कि मेन फैमिली जो सबसे पहले आंसर दिया, वो सबसे ज्यादा शूट करने वाला आंसर था, कि हमारी मम्मी ने, भाभी ने, फैमिली में सब लोगों ने मुझे सपोर्ट किया कि अच्छे से तैयारी करनी है, अच्छे से डाइट का ध्यान रखा, हर चीज का हमारे केयर किया गया। तो उनकी सपोर्ट की वजह से मेरा ध्यान कम भटका, और जिसकी वजह से मैं आराम से अपना एग्जाम को क्लियर कर पाया। तो मैं यहाँ पे ये नहीं कह सकता कि खाली मेरी मेहनत से एग्जाम निकला है, नहीं। मेरी मेहनत के अलावा हमारी फैमिली मेंबर्स ने की भी मेहनत है इस एग्जाम को निकालने में। और आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है। इसलिए कहते हैं कि कभी ईगो नहीं करनी चाहिए कि मैंने किया है, क्योंकि अकेला आदमी कभी कुछ नहीं कर सकता। तो वही चीज हमें यहाँ पे इसमें समझनी है कि दूसरी चीजें हैं जो इंटरफेयर करती हैं, उसका हम अनुमान लगा सकते हैं। इसमें हमें अनुमान लगेगा कि हाँ ये हो सकता है, ऐसा होना चाहिए। देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे कि हेल्पफुल टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप पहचाननी है बिटवीन क्या, टू वेरिएबल्स, दोनों वेरिएबल्स के बीच में वो रिलेशनशिप होगा, उसको हम अनुमानित आधार पे बताएंगे, और वो अनुमानित आधार बिल्कुल सही होगा। मैं पहले इस एग्जांपल से समझा देता हूं आपको। चलिए आप यहाँ पे अनुमान लगाना, ठीक है। गुड सैलरी, अच्छी उसकी इनकम है, और लॉन्ग लाइफ, उसकी आयु लंबी है। इसके बीच में थर्ड वेरिएबल क्या हो सकता है, आप बताओ मुझे। सर हेल्दी डाइट होगी। अच्छा जीवन, हाँ अच्छा जीवन भैया, हेल्दी स्वस्थ जीवन। मतलब पैसे से वो ऐसे कई सारी चीजों को लेगा जिससे उसका जीवन की जो आयु है वो बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। वेरी गुड, तो बढ़िया। और सोचो, थोड़ा दिमाग सर लगाओ। चिंता चिता समान होता है, ठीक है। जब उसकी गुड सैलरी होगी, उसकी सारी जितनी भी डिमांड होगी वो इजीली पूरी होगी, उसको टेंशन नहीं होगा। और जो चिंता नहीं होगा तो ऑटोमेटिक उसकी लाइफ अच्छी जाएगी। वेरी गुड। और सोचो, थोड़ा और दिमाग लगाओ। गुड हेल्थ। लाइफस्टाइल मैनेज करके चलेगा। वेरी, आप लोगों ने ऑलमोस्ट सही कवर कर दिए। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए ये रख दिया। देखो मेडिकल सर। सैलरी अच्छी है, देखो मैं अपना बता देता हूँ। सैलरी, सॉरी ये ज्यादा पेन चल गया, सॉरी। तो भैया योगा टीचर भी अपॉइंट करेगा,
करेगा ना, कम पैसे वाला कैसे करेगा भैया। लक्ष्मी मैम तो कहेगी मैं तो 800 रुपये लेती हूँ 1 घंटे के। अब जिसकी सैलरी कम होगी वो तो नहीं आएगा, वो उस योगा टीचर को कैसे बुला लेगा, बोलेगा मेरे पास तो पैसे नहीं है। ये इनडायरेक्टली, या फिर वो अच्छे हॉस्पिटल में जाके एडमिट होएगा कोई प्रॉब्लम हो गई तो, यानी कि ये हमने अनुमान लगाया कि अगर उसकी सैलरी अच्छी होगी और उसकी लाइफ भी लंबी है तो इसके बीच में क्या, यानी कि इंटरवेनिंग वेरिएबल और चीज क्या हो सकती है जिसकी वजह से ये रिजल्ट आया। समझ पा रहे हो। हमने इंडिपेंडेंट को देखा, गुड सैलरी को देखा और डिपेंडेंट को देखा। इन दोनों को देखते हुए मैंने बीच के वेरिएबल की कल्पना किया कि शायद ये होगा, शायद होना चाहिए। समझ रहे हो। ठीक है, अब आपसे थोड़ा सा मैं दिमाग और बढ़ाता हूँ। यहाँ पे लॉन्ग लाइफ लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कर दिया क्रोनिक डिजीज, सी से क्रोनिक और डी से डिजीज। क्रोनिक डिजीज यानी कि हार्ट अटैक, कैंसर। अब बताओ बीच का वेरिएबल अब क्या होगा। स्ट्रेस, वर्क स्ट्रेस हो सर सकता टेंशन, स्ट्रेस, स्ट्रेस खान होगा, पीन। दिनचर्या सही नहीं होगी उसकी। उसका बीपी हाई हो जाएगा और फिर हो गया। है। पैसा कमाएगा लेकिन खुद पे ध्यान नहीं देगा। पैसा आ रहे बट खुद पे वेरी ध्यान नहीं गुड। देगा। देखो आप लोग कल्पना कर रहे हो ना कि ज्यादा पैसे हो गए अब वो मेहनत करना कम कर देगा, है स्ट्रेस में अपने आप पैसे की चिंता करेगा। सर ज्यादा पैसे में भी तो टेंशन होता है कि पता नहीं एंजाइटी चोरी हो गया, एंजाइटी किसी ने अलग धोखा दे अलग, दिया बिजनेस में, बहुत बढ़िया, वो अलग शेयर्स पर। डाउन हो गए। नहीं डाउन, यहाँ पे तो सैलरी अच्छी ही है उसकी, हमेशा ही अच्छी है। वो अंबानी का बेटा है, क्या आप बोलो। ओके सर। सर वो पैसे अंबानी फ्री का में भी बेटा आते हैं तो भी टेंशन हो जाती वो है, ज्यादा काम भी नहीं चमकदार करना है पड़ता। ना, बेटा बेटा वहाँ पे दिल्ली में। सर उनको तो जेनेटिकल हमसे हेल्थ भी ज्यादा इश्यूज। टेंशन सर हो रही जैसे होगी। सर जैसे हम देखते वेरी हैं गुड, रिटायरमेंट के बाद ज्यादा प्रॉब्लम होती है लोगों को। रिटायरमेंट वेरी होने गुड। के बाद वो फ्री रहते हैं ज्यादा तो। आपका दिमाग बिल्कुल सही जा रहा है सब लोगों का। हमें थर्ड वेरिएबल की कल्पना करनी है, वो कल्पना ही इंटरवेनिंग वेरिएबल है। समझिए, वो कुछ भी हो सकता है। यही तो रिलेशनशिप क्या है। समझ आया। थोड़ा वो घर पे पढ़ोगे ना फिर और अच्छे से क्लियर होएगा आपको। दीज आर नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल, इनको डायरेक्टली नहीं देखा जाता, डायरेक्ट ऑब्जर्व में नहीं आती चीजें, बट लिंक्ड विद द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वैल्यू। लेकिन उन दोनों के मध्य ही काम करते हैं, जुड़े हुए होते हैं। जैसे अच्छी सैलरी और अच्छी जिंदगी के बीच में गुड मेडिकल फैसिलिटी है, अच्छी योगा टीचर अपॉइंट किया उसने, या और भी कई चीजें हो सकती है अच्छे अच्छे नेचुरोपैथी सेंटर जो बहुत महंगे महंगे हैं वहां पर भी जाके उसने ट्रीटमेंट कराया। गरीब आदमी तो सोच भी नहीं सकता जाने की। तो ये पॉजिटिव यहाँ पे हो सकते हैं। यानी कि हमें इंडिपेंडेंट को देखना है, डिपेंडेंट को देखना है, फिर बीच के वेरिएबल का हमें अनुमान लगाना है कि ये होना चाहिए तभी उसकी लाइफ लंबी हुई है, या उसको ये ज्यादा बीमारी हुई है कि वो ज्यादा पैसे के चक्कर में आ गया और अपना खाना गलत खाने लग गया, होटल में जाने लग गया, रेस्टोरेंट में अपनी लाइफस्टाइल उसने बिल्कुल बिगाड़ दिया जिसकी वजह से उसको बीमारियां हो गई। ओके, थर्ड वेरिएबल को हमें कल्पना करनी है इसमें, और वो ज्यादातर कल्पना सही ही होती है। जैसे स्कूल लाइफ के बीच में कैरिकुलम होता है, इसी तरह का। लाइफ के बीच में, स्कूल के बीच में, स्कूल जैसे स्कूल है और अच्छा रिजल्ट है, उसके बीच में कैरिकुलम उसका डिसाइड करती है वो चीजें, तो इस तरह की चीजें। स्कूल और एंड गुड रिजल्ट के बीच कैरिकुलम। में कैरिकुलम। अच्छा रुको 1 मिनट रुको, मैं बना देता हूँ। स्कूल आप कह रहे हो है ना। हाँ, और उसके बीच, हाँ, और अच्छा रिजल्ट, तो बीच में और अच्छा कैरिकुलम इस तरह रिजल्ट कह इसका, रहे हो। और बीच में यहाँ पे कैरिकुलम। खुद टीचर, टीचरों ने अच्छी मेहनत किया, उस स्कूल के टीचर भी बहुत अच्छे हैं, प्रिंसिपल तो अच्छी है, स्टाफ डायरेक्टर तो अच्छा है, पढ़ाने वाले टीचर भी अच्छे हैं, माली भी अच्छा, स्पोर्ट्स टीचर भी अच्छा है। सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा काम किया और पेरेंट्स भी अच्छे हैं, ऑफिस स्टाफ भी अच्छा, सब लोगों ने अच्छे से काम किया तब रिजल्ट बेहतर आया। समझ आया आपके जी एग्जाम्पल। बिल्कुल। ये यानी कि इतने सारे जो उदाहरण हैं ये इंटरवेनिंग वेरिएबल हैं।
अब थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे वेरिएबल, इंटरवेनिंग वेरिएबल और एक्सटर्नस वेरिएबल, इन दोनों में तो ये दोनों एक जैसे लगते हैं हमें, क्योंकि एक्सटर्नस वेरिएबल भी ऐसा ही लगता है हमें और इंटरवेनिंग भी लगभग ऐसा ही लगता है। अब इन दोनों के अंदर थोड़ा सा अंतर है, वो अंतर को आज हम पढ़ते हैं। अभी देखिए, एक्सटर्नस वेरिएबल जो अभी मैंने सबसे पहले पूछा था, यशु जी ने एग्जाम्पल दिया था और मैंक जी ने शायद उसको डिफाइन किया था कि एक्सटर्नस वेरिएबल वो है, नहीं मीनाक्षी जी ने बताया था कि जो डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते, इनडायरेक्ट उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। एक्सटर्नस वेरिएबल आर एनी वेरिएबल, यानी कि कोई भी वो हो सकते हैं चर, विच यू, यानी कि जो आपको आर नोट इनिशियली स्टडिंग, जो स्टार्टिंग में अध्ययन में नहीं आते, वो गिने ही नहीं जाएंगे। जैसे कि मेरा एग्जाम क्लियर होने के लिए मेरे घर में इन्वर्टर लगा है, पंखा लगी है, ये चीजें मायने नहीं रखती, गिनी नहीं जाती हैं, लेकिन इन चीजों का बहुत रोल होता है, फैसिलिटी का, फोन का, लैपटॉप का, बैटरी का, फैमिली सपोर्ट का, इनका बहुत रोल होता है, लेकिन ये गिनी नहीं जाती हैं। योर एक्सपेरिमेंट और टेस्ट। अब दूसरा क्या है, इंटरवेनिंग वेरिएबल। इंटरवेनिंग वेरिएबल इज ए हाइपोथेटिकली वेरिएबल, यानी कि इनको हम सोचते हैं, बीच में रिलेशन होगा, यूज टू एक्सप्लेन कोजुअल लिंक्स। ध्यान दीजिए, कोजुअल लिंक की ये कारण होगा कि उसकी अच्छी सैलरी थी कि वो अच्छे हॉस्पिटल को यूज करता होगा, अच्छे योगा टीचर को अपॉइंट करता होगा, अच्छा अच्छा खाना खाता होगा, अगर उसको कुछ प्रॉब्लम होती होगी तो अच्छे वाले नेचुरोपैथी सेंटर में अपना ट्रीटमेंट करवाता होगा। यानी कि हमने कोज को जानना है, उसका अनुमान लगाते हैं हम इसमें, उसको ही इंटरवेनिंग वेरिएबल कहते हैं। इंटरवेनिंग का कोज होगा, लेकिन एक्सटर्नस को इंक्लूड नहीं करते। ये छोटा सा डिफरेंस, दोनों लगभग एक ही हैं, लेकिन इंटरवेनिंग कोज होता है, बहुत बड़ा रोल होता है उसका, लेकिन एक्सटर्नल को गिना नहीं जाता। सर ये वाला एक्सटेनेसियस ना, उसमें इंटेंशनली है कि इंटेंशन से नहीं होता, वो इंटेंशन है, इंटेंशन वर्ड। तो जैसे सैलरी और उसके बाद था ना कि अच्छी लाइफ है, तो जैसे अगर वो जो जिस लड़के के बारे में बात हो रही, हो सकता है उसके मम्मी पापा बहुत अच्छा लाइफस्टाइल जीते हो, सुबह उठते हो, व्यायाम करते हो, तो उसी से सीख गया हो, तो वो हम लोग ध्यान नहीं देते। वो एक्सटर्नल वेरिएबल है, वाह क्या दिमाग लगाया वो, यानी कि ऑटोमेटिक चीजें, ऑटोमेटिक, हाँ, कि उसके मम्मी उसको पापा घर में रोज नहीं सुबह करनी है वो वॉक करने चीजें। पे जाते हैं या योगा करते हैं या भी ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं, तो वो करता होगा, लेकिन वही चीज से उसकी लाइफस्टाइल अच्छी होगी। बहुत बढ़िया। और इंटरवेनिंग में उसने खुद भी एफर्ट किए होंगे, वो खुद से भी कुछ करता होगा, इसमें ज्यादातर ये आएगा। वेरी गुड। सर इंटरवेनिंग के ऊपर दो नाम एक्स्ट्रा थे, आपने ब्रैकेट में लिखे थे, वो क्या थे सर? इंटरवेनिंग के नहीं, इसके ऊपर यस यस यस, नहीं 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 नहीं, नीचे मतलब नीचे सर, इंटरवेनिंग नीचे और एक लाइन थी, इन्हें ये मीडिएटिंग वेरिएबल, थोड़ा सा ऊपर सर, मीडिएटिंग वेरिएबल या और एक नाम है सर कुछ, आपने ही लिखा है। इसी को बोलते हैं इंटरवेनिंग को मीडिएटेड बोलते हैं, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे। नहीं नहीं, लिखा है सर ऊपर, थोड़ा सा ऊपर है, मैंने लिखा है, लिखा हुआ है, हाँ, यस इसी यस, दूसरा नाम है, हाँ लिखा हुआ है, इसी को मीडिएटिंग एंड दूसरा नाम है। इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट और मीडिएटिंग मतलब जो बीच की कड़ी होती है उनकी। यस यस, खाली ठीक जस्ट है, वर्ड दे, थैंक यू सर, थैंक यू सर। मीडिएटिंग वेरिएबल भी आ सकता है और इंटरमीडिएटिंग भी आ सकता है और इंटरवेनिंग भी आ सकता है, सबका मतलब एक ही है। ओके, थैंक यू सर। वेलकम जी। अब हम पढ़ते हैं, ये भी आपको कंफ्यूज करेगा, तो मैं इससे पहले आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, थोड़ा कम कंफ्यूज होगे। देखो पहले एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, मैं समझाता हूँ, पहले एग्जांपल समझिए आप। ये है टीचिंग मेथड, टीएम से टीचिंग मेथड और टी से टीचर इफेक्टिव।
ये चीज आपको क्लियर हो रहा है कि टीचिंग मेथड यानी कि जो टीचर है, टीचिंग मेथड कि वो डेमोस्ट्रेशन मेथड का यूज कर रहा है, वो लेबोरेटरी मेथड का यूज कर रहा है, वो समय समय आने पर इस तरीके से, जैसे मैं कभी कभी पिक्चर दिखा देता हूँ, उससे आप लोगों का मूड फ्रेश हो जाता है। ये टीचिंग स्किल्स होती हैं, यानी कि टीचिंग मेथड एंड टीचर ही इफेक्टिव है, यानी कि टीचर की पर्सनैलिटी भी सुपर डुपर हिट है हमारे प्रणव पांडे की तरह। मेथड तो है ही है अच्छा, लेकिन उसकी टीचिंग स्किल भी बहुत अच्छी है, उसका लुकिंग भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से वो बात करता है। ये दोनों चीजें क्या करेंगी आगे जाकर के, जो हमारा ए से यहाँ पे हमने शो किया है अचीवमेंट, सॉरी ये अचीवमेंट्स, यानी कि रिजल्ट आप समझ जाओ या बच्चों की लर्निंग आप समझ जाओ। मतलब कि जब दोनों का बराबर इन्वॉल्वमेंट हो, उसको हम मॉडरेटर वेरिएबल कहते हैं। थोड़ा सा समझना, अब हम डेफिनेशन पे आते हैं कि ए वेरिएबल दैट इन्फ्लुएंस और मॉडरेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू अदर वेरिएबल्स एंड thus produces an interaction effect। उन दोनों का इफेक्ट बराबर होता हो, न कि एक का। दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और दोनों का बराबर इफेक्टिवनेस पड़ेगी, दोनों का बराबर प्रभाव पड़ेगा, तब जाकर के रिजल्ट अच्छा आएगा। हम ये मान लेते हैं कि एक टीचर है, बहुत अच्छे से टीचिंग मेथड को यूज करता है, लेकिन उसकी लुकिंग इतनी बेकार है, उस टीचर को देखने का भी मन नहीं करता, उसकी बात में एनर्जी नहीं है। अब एक टीचर है वो टीचिंग मेथड भी यूज करता है और उसकी बात में ऐसा दम है कि बच्चे अपने आप ही खींचे चले जाते हैं उस टीचर की तरफ। बच्चों को पता नहीं होता कि मैं क्यों सुन रहा हूँ, लेकिन वो सिर्फ टीचर को सुनने के लिए आते हैं। ऐसा बहुत बार होता है। तो मतलब कि वो टीचर के अंदर क्वालिटी है जिसकी वजह से बच्चे ऑटोमेटिक आ जाते हैं। तो जब दोनों का बराबर रोल होगा यहाँ पे अचीवमेंट्स आने में, तो यहाँ पे जो टीई है उसको हम कहेंगे ये हमारा मॉडरेट वेरिएबल होगा। जो हमें दिखाई दे रहा है सामान्य रूप से वो तो टीचिंग मेथड दिख रहा है, लेकिन टीचिंग इफेक्टिवनेस हमें दिख नहीं रही है, लेकिन इनडायरेक्टली उसका बहुत बड़ा योगदान है और लगभग लगभग दोनों का बराबर योगदान है, तो अचीवमेंट मिली। यहाँ पे बराबर वाले कंसेप्ट पे ध्यान देना, लगभग दोनों बराबर काम करेंगे। ठीक है जी, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। After the relationship between the independent and dependent variables by modifying the effect of intervening variables, मतलब कि ये भी इंटरवेनिंग वेरिएबल की तरह हैं, लेकिन उसका मॉडिफाई रूप है। क्यों? इंटरवेनिंग में क्या था? इंटरवेनिंग में हमने पढ़ा था कि हम अनुमान लगाए कि हाँ क्लासरूम बहुत अच्छी होगी, टीचर को अच्छी फैसिलिटी मिली होगी पढ़ाने के लिए, बच्चे भी अच्छे होंगे, उनके बीच में डिस्टरबेंस नहीं आई होगी, क्लास के बीच में रेगुलर क्लास चलती रही होगी। तो ये क्या है? इंटरवेनिंग वेरिएबल। और इफेक्टिव नहीं, ये हमने पढ़ लिया। टीचिंग यानी कि ये है मॉडरेट वेरिएबल। मॉडरेट वेरिएबल लगभग लगभग दोनों के बराबर होते हैं और इसको इंक्लूड करते हैं, इसको गिना भी जाता है, लेकिन इंटरवेनिंग को, क्योंकि वो तो अनुमानित आधार पे बता रहे हैं, उसको हम इंक्लूड नहीं करते। ये इन दोनों के अंदर अंतर है, मॉडरेटर में और इंटरवेनिंग में। लाइन आगे लिखी मिलनी चाहिए, ये रहा। मॉडरेटर वेरिएबल्स आर मेजर्ड, क्योंकि इनको हम नाप सकते हैं कि वो टीचर की पर्सनैलिटी कितनी अच्छी है, उसकी बात कितनी इफेक्टिवनेस है, वो कितने नए नए और कितने अच्छे एग्जाम्पल्स क्लास में प्रोवाइड कराता है जिससे बच्चों को जल्दी समझ में आ जाता है। तो ये है
मॉडरेटर वेरिएबल्स। थोड़ा सा मैं समझ रहा हूं, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, आप पढ़ना, कल मैं इसको दोबारा से पढ़ाऊंगा, फिर आपका और क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक, ठीक है। सर हम एक आगे, एग्जांपल दे दूं सर, सूर्य नमस्कार वाला। जी बताइए। जैसे हम किसी मोटे बच्चे को, किसी के पेरेंट ने बोला कि आप इसको सूर्य नमस्कार करा दीजिए, इसका वजन घटेगा। ये तो हम एक्सपेरिमेंट में लेते ही है। तो कई बार होता है ना कि हेरिडिटी होती है कि पूरा खानदान ही मोटा मोटा होता है। तो जब कराते ही तो लगता है कि अच्छा इस पे असर नहीं हो रहा, इसका वेट लूज नहीं हो रहा, तो इसके फैमिली में सारे मोटे हैं ना, तो जेनेटिक तौर पे मोटा होगा। तो वो तो हम अंदाज लगा लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है हमें ये नहीं पता कि रात में उठ के भी पीछे से खाना खा रहा है, इसीलिए असर नहीं हो रहा सूर्य नमस्कार का। तो जो जान गए वो तो इंटरवेनिंग हो गया, और जो नहीं जाने वो एक्स्ट्रा आपके जीनियस हो एग्जाम्पल गया। को और इम्प्रूव करता हूँ, जी आपके एग्जाम्पल को और अच्छा बनाता हूँ, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा सूर्य नमस्कार, और डिपेंडेंट मतलब कि सूर्य नमस्कार करने से मोटापा कम हुआ। अब यहाँ पे क्या होगा, अब हम यहाँ पे इंटरवेनिंग वेरिएबल क्या होगा, इंटरवेनिंग वेरिएबल होगा यहाँ पे कि सेंटर अच्छा था, उनको माहौल अच्छा मिला करने के लिए, तो जिसकी वजह से मोटापा कम हुआ। और मॉडरेटर वेरिएबल यहाँ पे होंगे अदर आसन। खाली सूर्य नमस्कार से मोटापा कम नहीं हुआ, उसने कक्षा में धनुरासन भी किया, हलासन भी किया, जो कि लगभग सूर्य नमस्कार और उन दोनों का बराबर रिजल्ट आया, जिसकी वजह से मोटापा कम हुआ। तो यहाँ पे ये आसन प्राणायाम जो अलग से क्लास में किए गए, ये होंगे मॉडरेटर वेरिएबल। समझ आया? बाकी लोग बताइए, नहीं समझ आया तो बताइए फिर दोबारा से। सर फिर हाँ से जी एक हाँ जी। बारी। ओके। वो भी हुआ इसी सर, साथ में खाने का भी फैक्टर हुआ कि खाना उसका एक डाइट भी बनाया गया आ कि गया आपको सर, ऐसे आ ऐसे गया, करना यस है यस इस दी आ हिसाब गया। से। जो डाइट का हुआ ना मैडम, डाइट का वो इंटरवेनिंग हुआ, अच्छा क्योंकि वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इंक्लूड ये किए जाएंगे, सूर्य नमस्कार किया, आसन की, ये इंक्लूड हो। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, मेजर्ड होंगे। मॉडरेटर को मेजर किया जा सकता है, लेकिन इंटरवेनिंग को मेजर नहीं किया जा सकता। अब क्लियर हुआ? नहीं सर, यही वाला एग्जांपल वापस एक्सप्लेन कीजिए ना प्लीज। सेम एग्जांपल दोबारा से हैं? सेम 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 सर। ओके, चलिए मैं दोबारा से डायग्राम बना रहा हूँ। सूर्य नमस्कार, ठीक है, और ओबेसिटी। सूर्य नमस्कार हमारे यहाँ पे हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ओबेसिटी हो गया हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। एरो नीचे बनाइए, इसका मतलब मोटापा कम हुआ। सूर्य नमस्कार करने से मोटापा कम हुआ, ये तो सामान्य रिसर्च में आया। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि योगा टीचर ने क्लास में खाली सूर्य नमस्कार ही डेली किया, कभी नहीं हो सकता। उसने सूक्ष्म व्यायाम भी किए होंगे, और उसने प्राणायाम भी किए होंगे। समझ रहे हो? प्राणायाम और अदर आसन भी किए होंगे। उन सब की मिली भली भक्त है, मोटापा कम हुआ, लेकिन क्रेडिट मिल गया सूर्य नमस्कार को। लेकिन जबकि बाकियों की भी बराबर की इन्वॉल्वमेंट थी मोटापा कम करने में। अब क्लियर हुआ? तो ये सर इंटरवेनिंग हो गए ना सर, दिस ऑल अदर फैक्टर्स। मॉडरेटर। ओके ओके सर, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग। जो आप कह रहे थे डाइट, ओके अच्छा ओके सेंटर, ओके यस अच्छे गॉट इट सर। पेरेंट्स, यहाँ पे ये होगी छोटी जो चीजें हैं ना, जो हम अनुमान लगाते हैं, वो है ओके इंटरवेनिंग। और जो हमें ओके दिखाई दे रही है साफ साफ क्लास में, वो है मॉडरेटर। उनको मेजर कर सकते हैं, लेकिन हमने ज्यादा फोकस सूर्य नमस्कार पे किया, तो हमने खाली सूर्य नमस्कार को शो कर दिया। हो भी सकता है कि 1 घंटे में उसने, मानते कि 45 मिनट सूर्य नमस्कार किया, और ये ओके आप लोगों को ही पता है कि खाली सूर्य नमस्कार से काम नहीं चलता, उससे पहले सूक्ष्म व्यायाम भी करने पड़ेंगे। तो मतलब कि सूक्ष्म व्यायाम का भी इन्वॉल्वमेंट है मोटापा कम करने में। ओके, ठीक मतलब है, जो क्लियरली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं दैट आर मॉडरेटिंग, और जो मतलब छुपे तरीके से वो इन्वॉल्व हो जाते हैं दैट आर द इंटरवेनिंग सर। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ओके, ओके सर ओके। आगे बढ़ते हैं। मेजरिंग वेरिएबल्स,
क्योंकि ऊपर मेजरमेंट की बात चल रही है, तो अब ये होगा कि जो और वेरिएबल्स है या फिर सूर्य नमस्कार इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसको हम नापेंगे कैसे? ओबेसिटी को हम नापेंगे कैसे? ओबेसिटी को तो डायरेक्ट हम वेट से नाप लेंगे। सूर्य नमस्कार की क्वांटिटी गिनेंगे कि 5 राउंड की, 10 राउंड की है। इस तरीके से हजारों जो वेरिएबल्स होंगे उनको नापने के 4 पैमाने बताए गए हैं। ऐसे और भी कई बताए गए हैं, लेकिन मेन ये 4 इंक्लूड होते हैं कि मेजरमेंट स्केल्स, कि जो हमारे वेरिएबल्स को, यहाँ पे डाटा लिख दिया गया, डाटा भी ठीक ही है वैसे, यानी कि वेरिएबल्स को नापने के तरीके 4 हैं। नॉमिनल, ऑर्डिनल, रेशो, अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने, इंटरवल पहले आएगा, 3rd नंबर पे आएगा इंटरवल, और 4th नंबर पे आएगा रेशो। आप करेक्ट कर लेना इसको, ओके। नंबर 1 पे नॉमिनल, इसकी सीक्वेंस भी पूछी गई थी पेपर में एक बार। नॉमिनल, इसको सीक्वेंस में लगाओ। नंबर 2 ऑर्डिनल, नंबर 3 इंटरवल, और नंबर 4 रेशो। ये है सीक्वेंस। अब हम एक एक करके समझाते हैं कि है क्या चक्कर ये। अब मैं आप लोगों से एग्जांपल लेना चाहूंगा। आप लोग मैसेज करें, सभी लोग, एनी 3 स्टेट ऑफ इंडिया, किसी भी 3 स्टेट के नाम टाइप करो। वेरी गुड। MDYA ने किया MP, राजस्थान, यूपी। मीनाक्षी जी ने किया MP, यूपी, CG छत्तीसगढ़। बस रुक जाओ, बहुत हो गया टाइप। अब इन्हीं से मैं आप लोगों को समझाता हूँ। रुक जाओ बस। अब देखो देखो देखो, ज्यादा करोगे फिर समझ नहीं आएगा। देखो देखो, शालिनी जी ने क्या टाइप किया, यूपी, बिहार और दिल्ली, ठीक है। यशु जी ने क्या किया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यूपी। विशाल जी ने क्या किया, राजस्थान, MP और महाराष्ट्र। देखिए मैं क्या बात सिखाना चाह रहा हूं आपको, यानी कि ये ऐसी चीज है जिसमें हमें जरूरी नहीं है कि पहले MP लिखेंगे, पहले यूपी लिखेंगे, पहले दिल्ली लिखेंगे, पहले जम्मू कश्मीर लिखेंगे। 29 स्टेट से किसी का भी नाम लिखा जा सकता है। तो ऐसे स्केल्स को नॉमिनल स्केल्स कहते हैं, जिसमें सीक्वेंस मैटर नहीं करती। समझ रहे हो? अब 2-4 लोग जल्दी से कलर का नाम लिखो, एनी 3 कलर्स के नाम लिखो। थ्री कलर्स शालिनी जी ने किया। बहस रुक जाओ। शालिनी जी ने किया है लाल, नीला और हरा, और कुंदन जी ने लिखा लाल, इन्होंने हरा पहले लिख दिया और व्हाइट बाद में लिख दिया, तो गलत कोई भी नहीं है इन दोनों में। नूरा जी ने लिखा कि लाल, संतरी और हरा। MDYA ने लिख दिया कि लाल, इन्होंने काला ले लिया, काला। नीरज जी मिलेंगे पक्का। लाल, काला और हरा, तो गलत कोई भी नहीं है। ऐसे स्केल्स को जिसमें सीक्वेंस मैटर नहीं करती, उनको नॉमिनल स्केल कहते हैं। कि यूज फॉर लेबलिंग वेरिएबल्स और रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ए ग्रुप और इंडिविजुअल्स विदाउट एनी क्वांटिटी। और इनको नंबरिंग में नहीं दिया जाता, मेन ही क्वांटिटी वाला है। कि जब किसी भी ग्रुप को बिना क्वांटिटी वैल्यू दिया हुआ बांटा जाए, जैसे कि अभी लिखा ना यहाँ पे कि हमने अभी लिखा है ना कि क्वांटिटी, मतलब कि ये कह नहीं सकते फिक्स हम कि पहले नंबर पे लाल आएगा, दूसरे नंबर पे ब्लू आएगा, नहीं कह सकते हम। क्वांटिटी नहीं दे सकते हम, इनकी आइडिया के लिए दे सकते हैं, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि यही होगी, ऐसा नहीं कह सकते। मतलब कि इनके अंदर क्वांटिटी नहीं होगी। और भी एग्जांपल है, जैसे मेल फीमेल। फीमेल को पहले भी लिखा जा सकता है, मेल को बाद में भी, कैसे भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं कह सकता। पहले फीमेल लिख दो, बाद में मेल लिख दो, ये भी सही है। यस और नो, पहले हाँ लिख दो, बाद में ना लिख दो, ये भी सही है। कोई भी लिखा जा सकता है, मैटर नहीं करता है इसमें क्वांटिटी। ध्यान देना इस चीज को, इसमें ओवरलैपिंग नहीं होती है, एक दूसरे के ऊपर नहीं होता। जैसे कि
ये मेल है और दूसरा ये फीमेल है। आपकी मर्जी, पहले फीमेल को उठा लो, आपकी मर्जी पहले मेल को उठा लो। नन ऑफ देम हैव एनी न्यूमेरिकल सिग्निफिकेशन, यानी कि इनमें से कोई भी हम न्यूमेरिकल सिग्निफिकेशन नहीं देंगे उसमें। या कभी आपने ऐसा देखा है नंबर 1 मेल, नंबर 2, सॉरी ये पेन ज्यादा चल रहा है, फीमेल, ऐसा कभी आप लोगों ने देखा है? देखा भी होगा तो वो ऐसे ही समझाने की दृष्टि से लिखा होगा। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि फीमेल नंबर 2 पे आए, फीमेल 1 पे भी आ सकती है। तो वहां पे ऐसे स्टार बना देते हैं या एरो बना देते हैं कि कुछ भी हो सकता है, मेल फीमेल, इस तरीके से बना देते हैं। मतलब कि यहाँ पे कोई फिक्स्ड नंबर नहीं आएंगे, उसको नॉमिनल स्केल बोलते हैं। और भी एग्जांपल देखिए, मेल फीमेल, कोई भी हम स्टेट के नाम लिख दिया, कोई भी आगे पीछे लिखा जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ना। कलरिंग के कोई भी नाम, कोई भी रिलीजन के नाम, कुछ भी आगे पीछे लिखा जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो ऐसे स्केल को नॉमिनल स्केल कहते हैं। अब 2 हैं, केमिस्ट्री के लोग पढ़ते होंगे, 2 को डाई बोलते हैं, 3 हो तो ट्राई बोलेंगे, 4 हो तो टेट्रा बोलेंगे, 6 है तो हेक्सा बोलेंगे। ठीक है, इस तरीके से इतना ज्यादा नहीं आता, डाई का ही आता है, डाई टेट्रा। इन चीजों को, ये थोड़ा कीवर्ड है, इन चीजों को ध्यान रखेंगे आप। दूसरा स्केल, इसको ऑर्डिनल स्केल बोलते हैं। इसका मतलब ही है ऑर्डर में होना, सीक्वेंस होना। जैसे अगर मैं, ये डायग्राम है, सॉरी ये क्वेश्चन है, ठीक है, कि हाउ डू यू फील नाउ, कि साइकोलॉजिकल रिसर्च चल रही है यहाँ पे और उसका क्वेश्चन है और फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। तो वेरी अनहैप्पी, ध्यान दीजिए, यानी कि बहुत अनहैप्पी, यानी कि बहुत दुखी है वो, अनहैप्पी दुखी है वो, ओके नॉर्मल है वो, हैप्पी खुश है वो, वेरी हैप्पी बहुत ज्यादा खुश है। देखिए सीक्वेंस बन रही है। इसको आप या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, लेकिन ये ऑर्डर नहीं टूटना चाहिए। आप ऐसे नहीं लिखोगे कि वेरी अनहैप्पी, ओके, वेरी अनहैप्पी, हैप्पी, अनहैप्पी, ये ऑर्डर टूट गया। आप देख लें, आप इस तरीके के फॉर्म आप लोग भरते होंगे पीएचडी के लिए, जब फॉर्म भरवाते हैं हम लोगों से रिसर्च करते हैं, तो ये सीक्वेंस होती है, सीक्वेंस को नहीं तोड़ा जा सकता। तो ऐसे स्केल्स को ऑर्डिनल स्केल्स कहते हैं, जिसमें सीक्वेंस बेस्ड हो। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, सीक्वेंस को हम तोड़ नहीं सकते हैं, तो वो भी ऑर्डर है एक। Ordinal scales are typical measures of non-numerical concepts like satisfaction, happiness, discomfort। मतलब कि satisfaction वो संतुष्ट है, अच्छा वो खुश है, डिस्कम्फर्ट वो कंफर्ट नहीं है। एक सीक्वेंस बन रही है, या तो असेंडिंग की सीक्वेंस बनेगी या डिसेंडिंग की सीक्वेंस बनेगी, ऑर्डर बनेगा। मेन चीज है ऑर्डर, इस चीज पे ध्यान देना। ऑर्डर जिसमें हो, यानी कि सीक्वेंस जिसमें हो, वो स्केल ऑर्डिनल स्केल में आएगा। जैसे कि यहाँ पे रैंकिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसा ही होगा ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि फर्स्ट रैंकिंग और उसके बाद हमने लिख दिया फिफ्थ रैंकिंग, फिर हमने लिखा सेकंड रैंकिंग, ऐसा तो नहीं होता ना कभी। फर्स्ट के बाद सेकंड ही तो आएगा ना, फिफ्थ तो नहीं आएगा। मतलब कि एक ऑर्डर को फॉलो किया जा रहा है, तो ऐसे स्केल को ऑर्डिनल स्केल कहते हैं। ये और भी एग्जांपल है कि गरीब है, मिडिल क्लास वाला है, और रिच है, और भी ज्यादा रिच है। एक सीक्वेंस जा रही है, पूरी नीचे से ऊपर तक जा रही है, या फिर ऊपर से नीचे आओ, हाई बहुत बहुत ज्यादा रिच है, मिडिल क्लास फैमिली है, पुअर है या वेरी पुअर है, एक ऑर्डर बनेगा।
तो इसको ऑर्डिनल स्केल्स कहते हैं, इस ऑर्डर को। जैसे कि ये समझिए डॉन है, यानी कि मतलब कि रात्रि का पहर है, सुबह 4 बजे वाला, मॉर्निंग हो गई। अच्छा, फिर नून हो गई, फिर आफ्टरनून हो गई, इवनिंग हो गई, नाइट हो गई, मिडनाइट हो गई। एक सीक्वेंस आ रही है ना, इस सीक्वेंस को ऑर्डिनल स्केल कहते हैं, जहां पे सीक्वेंस फॉलो की जाए। सर जैसे आर्मी वगैरह में होते ना मेजर कर्नल, उनका भी एक होता है डेजिग्नेशन से, वेरी या गुड। पुलिसमैन में भी होता है। हाँ, पोस्ट होती है ना। अब और तो और अपनी यूनिवर्सिटी, इतनी दूर ना जाओ तो यूनिवर्सिटी में जाके देख लो, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टीचर। तो वही होता है ना सर, प्रमोशन डिमोशन, प्रमोशन ऐसे हो जाएगा डिमोशन। असिस्टेंट, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, एचओडी ऐसे। हाँ, और इसमें भी परमानेंट है कॉन्ट्रैक्ट वाले भी, इसको भी ऐड कर देंगे हम सीक्वेंस में। यानी कि एक सीक्वेंस आ रही है नीचे से ऊपर की। एमएलए, सर एमएलए इसमें लिखा है कि ये ऑर्डिनल स्केल्स आर टिपिकली मेजर्स ऑफ नॉन न्यूमेरिक कॉन्सेप्ट। तो ये फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक ऐसे आएगा क्या इसका एग्जांपल? क्योंकि नहीं, इसमें मैंने लिखा है कि डिसेंडिंग भी तो बोला है ना। क्या सर? मैंने डिसेंडिंग भी तो बोला है ना। ओके, नहीं नॉन न्यूमेरिक लिखा था इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये नॉन इसमें जो अपने न्यूमेरिकल लिखा है क्लास ना, में। देखिए न्यूमेरिक का मतलब नंबरिंग, क्वांटिटी, यस ठीक। यस, ओके। अब आप यहाँ तो पे हम ये वेरी हैप्पी कोई वन नहीं कह सकते हम। नहीं नहीं क्या नहीं सर, जो क्लासरूम में जो अपने नंबर्स आते हैं ना, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा, वैसे वो एग्जांपल पूछ रहे हो, दैट मैंने उल्टा पर्टिकुलर शुरू कर एग्जांपल। दिया। मैंने बोला ठीक है, लाइन में खड़े हो जाओ, 10 नंबर रैंकिंग वाला पहले खड़ा हो जाओ, 9th रैंकिंग वाला बाद में खड़ा हो जाओ, फिर 8th रैंकिंग वाला खड़ा हो जाओ। अब बताओ। ओके ओके, नहीं मुझे लगा ये नॉन न्यूमेरिक है तो ये न्यूमेरिकल्स वाले इसमें आएंगे कि ओ, नहीं, ये पूछ ये रही वाला थी। मत समझो, न्यूमेरिकल का मतलब ये नहीं होता। न्यूमेरिकल का गॉट इट सर। मतलब पहले ये आएगा, सेकंड ओके ये सर, आएगा। न्यूमेरिक का मतलब वो, ओ गॉट इट सर। जैसे इट्स अ इट्स पोजीशन सर, है ना, ये वेरी गुड, पोजीशन हो जैसे गया, यहाँ पे मैं है ना। मेल फीमेल को दे रहा था कि मेल नंबर 1 पे ही हमेशा लिखेंगे, नंबर 2 पे। ये पोजीशन ये यहाँ पर भी नहीं देंगे, इसको कह रहा ओके हूँ मैं सर, यहाँ पे। यस सर, सर यस जैसे सर। एग्जांपल में हमने वो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था ना, तो उसके ऑर्गन को ताकि ऑर्डर में लगाओ, कहाँ से शुरू होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या एग्जाम्पल दिया है, वेरी गुड। कि हमारा कि माउथ कैविटी है, उसके बाद में हमारा लैरिंक्स होगा, उसके बाद में हमारा के नीचे फेरिंग्स, इसोफेगस, हमारा स्टमक, ड्यूोडेनम, जेजुनम, इलियम, एक सीक्वेंस जारी है। इसको कहेंगे ऑर्डिनल स्केल, ठीक है। जो 3rd नंबर का स्केल होता है इसको इंटरवल स्केल बोलते हैं। इसके अंदर डिफरेंस भी देखा जाता है, इसके अंदर ये अंतर है, मतलब कि अब इसमें हम डिफरेंस नहीं बता सकते। देखिए फॉर एग्जांपल, किसी की फर्स्ट पोजीशन आई और किसी की सेकंड पोजीशन आई, क्या हम ये बता सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कितने नंबर का डिफरेंस है? नहीं बता सकते ना। वो तो तभी बता पाएंगे जब कहेंगे कि फर्स्ट वाले के 500 में से 400 नंबर आए, सेकंड वाले के 500 में से 390 नंबर आए। लेकिन नंबर तो यहाँ पे नहीं बताया गया, खाली रैंकिंग बताई गई है, मतलब कि डिफरेंस यहाँ पे नहीं बताया जाता। ऑर्डिनल में डिफरेंस नहीं होता। अब डिफरेंस के लिए फिर इंटरवल स्केल बनाया गया कि भैया हमें तो डिफरेंस भी जानना है। इंटरवल स्केल में नाम भी होगा, ऑर्डर भी होगा, और बीच का डिफरेंस भी होगा। फॉर एग्जाम्पल ये रहा, देखिए एग्जाम्पल ले लिया हमने टेम्परेचर का, कि टेम्परेचर 80 डिग्री और 100 डिग्री, दोनों का डिफरेंस कितना आया? 20 डिग्री। अब इसी तरीके से हमने 60 डिग्री और 80 डिग्री, इन दोनों का डिफरेंस भी कितना आया? 20 डिग्री। अब मुझे कोई माइक खोल के ये बताओ, क्या ये डिफरेंस और ये डिफरेंस बराबर होगा या अलग अलग होगा? बराबर बराबर ही तो है। ब-
दिखने में बराबर लग रहा है लेकिन एक्चुअल में बराबर दोनों है पर अलग है। रियल जीरो नहीं है दीदी, रियल रियल जीरो रियल नहीं में होगा, रियल अच्छा, जीरो अब नहीं मैं होगा। अभी आपके लिए और क्लियर कर देता हूँ। 0 डिग्री बर्फ जमा दी हमने, ठीक है, और 20 डिग्री, गैप तो इनका भी 20 डिग्री का है, आप लोगों को पता है। अब बताओ, गैप तो ये भी 20 डिग्री है, क्या ये 20, ये 20, ये 20 बराबर होगा? नहीं है सर, नहीं भैया। देखो इंक्रीज हो ये रहा है तो ना भैया। ठंडा ही है, अभी तक ठंडा ही है, ये तो 0 से 20, और लेकिन ये तो 80 के बाद में 100 पे चला गया, मतलब कि ये जो टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ा, ये बहुत हाई वाला था। यहाँ पे यही देखा जाएगा इसके अंदर, जैसे ये माना हुआ जीरो रहेगा ना सर? हाँ, इसके अंदर क्या होगा मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें जीरो क्या होगा ना, माना हुआ जाएगा, एक्यूरेट नहीं होगा। कहाँ लिखा गया ये, देखिए, दे डू नॉट हैव ए ट्रू जीरो बट हैव एन आर्बिट्री जीरो। इसमें जीरो मानी जाएगी कि हाँ ये बराबर है, लेकिन एक्चुअल में वो कभी बराबर नहीं होगा, उनकी रेशो नहीं गिनी जा सकती, इसके हम रेशो नहीं ले सकते। थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा आप लोगों को, एक दो बार पढ़ेंगे फिर और समझ आएगा आपको। देर इज सच नो जीरो थिंग एज नो टेम्परेचर, कि कोई भी टेम्परेचर ही नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मतलब कि इसके अंदर एक्चुअल जीरो नहीं होती। इंटरवल स्केल की ये कमी थी, इसके अंदर जीरो नहीं थी। देखो पहले हमने क्या, कौन सा स्केल पढ़ा, नॉमिनल, दूसरा अरे ज्यादा चल रहा है सॉरी, पहले हमने पढ़ा नॉमिनल स्केल, दूसरा स्केल हमने पढ़ा ऑर्डिनल स्केल, तीसरा स्केल हमने पढ़ा इंटरवल स्केल। अब देखिए नॉमिनल स्केल में क्या थी खासियत, इसके अंदर दो चीज दिया, मेल फीमेल, कलरिंग दे दिया, कोई ऑर्डर नहीं था, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं थी। अब ऑर्डर में क्या हुआ, नाम तो हो गया, ऑर्डर भी हो गया, लेकिन पहले क्या आना चाहिए बाद में क्या आना चाहिए, कोई डिफरेंस भी नहीं दिया गया, इसमें कोई डिफरेंस नहीं था। अब इंटरवल में क्या होगा, नाम भी आ गया, ऑर्डर भी आ गया, और डिफरेंस भी आ गया, लेकिन रेशो नहीं आ पाई यहाँ पे। अब उसके लिए क्या हुआ, फिर एक और स्केल बना, इसको बोलते हैं रेशो स्केल। इसमें चारों हमारे जो डिमांड थी पूरी हो गई, नेम भी हो गया, ऑर्डर भी हो गया, डिफरेंस भी हो गया, और क्या हो गया, जो एक्चुअल जीरो, मतलब कि रेशो भी उसके अंदर होगी। रेशो तभी तो निकालेंगे जब हमारे पास जीरो की वैल्यू होगी, जीरो हम बता पाएंगे। और एक ये वाला पॉइंट ध्यान रख लेना, इंटरवल डाटा के अंदर ऐड एंड सब्सट्रैक्ट हो सकता है, बट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, डिवाइड का मतलब ही रेशो होता है, ये नहीं होता। इंटरवल में एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, बट वी कांट मल्टीप्लाई और डिवाइड। लेकिन तो जैसे हम ग्राफ में बनाते हैं ना 10 से 20, 20 से 30, तो हम उल्टा भी ले सकते हैं, बट उसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं लिखते हम। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे रेशो स्केल में एग्जांपल हमने ले लिया, यहाँ पे हाइट का और वजन का। देखिए हाइट और वेट, हाइट जीरो भी हो सकती है, सॉरी वेट जीरो हो सकता है, हाइट कुछ भी नहीं है तो जीरो हो सकती है, नहीं 1 फीट हो सकती है, 2 फीट हो सकती है, 5 फीट हो सकती है। वेट जीरो भी हो सकता है, 1 फीट हो, एक किलो, 2 किलो, 10 किलो, 20 किलो भी हो सकता है, मतलब कि इसके अंदर जीरो हो सकती है। इसीलिए ये रेशो स्केल के अंतर्गत आएगा। इसमें हम ऐड भी कर सकते हैं, 10 किलो वजन था, 10 किलो आटा डाल दिया कट्टे में हमने, उसमें हमने 2 किलो और आटा मिला दिया तो 12 किलो हो गया, ऐड भी कर दिया और उसमें से निकाल भी गया, और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं हम, 10 का 20 किलो भी कर सकते हैं, और आंसर हमारा सही रहेगा।
लेकिन वहां पे हमने टेम्परेचर में जो देखा था 80 और 100 के बीच में 20 डिग्री का डिफरेंस, और 60 और 80 के बीच में 20 डिग्री का डिफरेंस, वहां पे मल्टीप्लाई करेंगे काम नहीं चलेगा, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों टेम्परेचर अलग अलग हैं। दिखाई देते हैं हमें 20 डिग्री, लेकिन 20 डिग्री दोनों अलग हैं। लेकिन इसके अंदर डिवाइड भी होगा और मल्टीप्लाई भी होगा। इस छोटी सी चीज का ध्यान रखेंगे। आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है, लेकिन एक दो बार जब खुद से पढ़ेंगे फिर और अच्छे से समझ आएगी चीजें आपको। बहुत आता है सर एग्जाम में ये। हाँ, अब मैं थोड़ा पिक्चर से आपको ये थोड़ा समझा देना चाह रहा हूँ। ये रहा, ठीक है जी। आप लोगों को जिनको छोटी स्क्रीन दिख रही है वो जूम कर लें। देखिए, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल एंड रेशो स्केल। देखिए, नॉमिनल में खाली नेमिंग होगी, ऑर्डिनल में नेमिंग भी होगी और ऑर्डर भी होगा, और इंटरवल में नेम होगा, ऑर्डर होगा, और इसके साथ में डिफरेंस भी होगा, और रेशो में नेम भी होगा, ऑर्डर भी होगा, डिफरेंस भी होगा, और ट्रू जीरो यानी कि रेशो भी होगी। एक और डायग्राम से आपको समझाता हूं मैं। मेरी आवाज आ रही है? कोई मुझे फोन कर रहा है बार बार, सुन पा रहे हो आप सभी? जी ठीक सर, है, आ रही आपकी आवाज। आवाज क्लियर है। ओके जी, पता नहीं कौन है, 2-3 बार कॉल कर लिया। अब एक एक इससे और समझ लीजिए। ये नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो 4 स्केल हो गए। सबसे पहले हमने दिया कैटेगरी, जैसे मेल फीमेल का हमने एग्जांपल दिया था। वो दिखाना एक बार और पीछे वाला। पीछे वाला अभी दिखाता हूँ, ये सारे हट जाएगा, फिर मुझे दोबारा से पेन लेके आना पड़ेगा, बाद में दिखाऊंगा, ठीक है। अब मेल फीमेल को हम इस तरीके से दिखाते हैं क्योंकि उसका ऑर्डर भी नहीं है, लेकिन नेम है खाली वो, इसलिए वो नॉमिनल के अंतर्गत आएगा। और ध्यान रखना, जो चीज नॉमिनल है वो ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो ऑटोमेटिक हो जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो रेशो होगा वो बाकी तीनों चीज होंगी, ये ध्यान रखना। लेकिन ये जरूरी है कि जो नॉमिनल होगा वो आगे के तीनों में ऑटोमेटिक हो जाएगा, जो ऑर्डिनल होगा वो आगे के दोनों में ऑटोमेटिक हो जाएगा, जो इंटरवल होगा वो रेशो में ऑटोमेटिक आ जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना। ये सीक्वेंस है 1 2 3 4 की सीक्वेंस, पेपर में आई है कई बार ये। रैंक ऑर्डर की फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन। अब इसमें कैटेगरी तो नेमिंग तो नहीं दिया, तो मतलब कि नॉमिनल ये नहीं है। ऑर्डर दिया हुआ है, ऑर्डर हो गया। अब ऑर्डर हो गया तो इंटरवल और रेशो ऑटोमेटिक हो गया। अब हमने स्पेस दे दिया, यानी कि बीच का डिफरेंस, जैसे हमने लिया था कि 80 डिग्री और 100 डिग्री, इसके बीच का डिफरेंस है। और दूसरा ले लिया हमने 60 डिग्री और 80 डिग्री, उसका डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस होगा तो इंटरवल होगा, ऑर्डिनल नहीं होगा, नॉमिनल नहीं होगा, तो इंटरवल और रेशो दोनों होगा। अब जीरो, इसमें हमने ले लिया रेशो, परसेंटेज हमने ले लिया, तो ये खाली रेशो ही होगा। अब आप मुझे बताइए, ऐड और सब्सट्रैक्ट किन किन में होगा? इंटरवल इंटरवल और रेशियो तो रेशियो एंड रेशियो। अब बताइए, मल्टीप्लाई एंड रेशो किस में होगा? रेशो रेशियो में होगा, रेशो में होगा बस। ओनली रेशियो। ये ध्यान रखना, इससे ज्यादा मत पढ़ो, इतना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा इस टॉपिक से, इतना बहुत है। अब बताओ नीरज जी, पिछला मैं दिखाता हूँ, क्या पूछना आपको? कुछ नहीं, हाँ स्लाइड बताओ। देखनी थी बस। देख लिया, ठीक है, ओके। हाँ, ये मैंने वैसे रफ भी दिया हुआ था, कलरिंग का ज्यादा अच्छा था इसलिए मैंने कलरिंग आपको दिखाया। तो देख यहाँ रहे पे तो दी नहीं आपने, स्क्रीनशॉट लेने नहीं दिया उसका।
तुरंत हटा लिया आपने। स्क्रीनशॉट लेना है क्या? ठीक, ले लो। भेजा है ना सर ने, तो ग्रुप में भेजा है ना। ठीक है, आप ले लो, कोई बात नहीं। ठीक है, आपको गूगल पे मिल जाएगा, आप गूगल पे, मैंने भी गूगल पे देखा ही है। हाइपोथेसिस हम कल से स्टार्ट करेंगे। हाइपोथेसिस क्या होता है? तो पेज छूट गया भैया, यहाँ पे एक पेज मैं कल एडिट करके भेज दूंगा, एक पेज छूटा हुआ है यहाँ पे। हाइपोथेसिस की डेफिनेशन छूट गया, मैं कल ऐड करके भेज दूंगा उसको। ठीक है, टाइम भी हो चुका है, तो हम क्लास को यहीं पे संपन्न करते हैं। और उससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ जो आज मैंने पढ़ाया। थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक था आज का, बहुत ज्यादा। कल आप दोबारा पढ़ लेंगे तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। चलिए, अब मुझे मैसेज करके बताएंगे कि टाइप करें जो स्केल्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में टाइप करें, सीक्वेंस स्केल्स का। देखता हूं कौन गलती करेगा। विश्वनाथ जी करेक्ट है, बिल्कुल शॉर्टकट मारा है इन्होंने तो बिल्कुल ही। बाकी लोग भी करें, इतना सोचना पड़ रहा है भैया। स्वाति जी वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है। मोहित जी बिल्कुल करेक्ट है। कमला जी, लक्ष्मी जी बहुत बढ़िया। मैंने डिसेंडिंग बोला तो इसका मतलब रेशो पहले आएगा, रेशो, इंटरवल, ऑर्डर एंड नॉमिनल। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताएंगे कि ऐसा कौन सा स्केल है जिसमें ऑर्डर देखा जाता है, ऑर्डर होता है। नूरा जी मुझे माइक खोल के बताएं। सर इंटरनल में और रेशो में। बस? सही है सर। नहीं है, सबसे मेन तो छोड़ ही दिया आपने। नीरज जी बताइए। तो तीनों में देखा जाता है, ऑर्डरल, इंट्रो और रेशो, तीनों में। इनमें जो हाँ, मेन था वो तो छोड़ दिया पहला वाला ही। ऑर्डिनल स्केल तो आपने छोड़ ही दिया। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप बताना कि वो किसका एग्जांपल है। मैं लिख रहा हूं कि कलरिंग के नेम लिख रहा हूं, तो ये कौन से स्केल के द्वारा इसको नापा जा सकता है? राइट आंसर अभी तक नहीं आया किसी का भी। वेरी गुड, मीनाक्षी जी का आंसर सही है। बोलो मीनाक्षी जी माइक खोल के। सर नॉमिनल में सब, मतलब नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो सभी में जो है हम कलर कर सकते हैं, क्योंकि तीनों को नेम्ड किया, मतलब चारों को नेम्ड किया जा सकता है। इसमें सारे आएंगे, मेन जो प्रेफरेंस हम नॉमिनल को रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे बताएंगे इंटरवेनिंग वेरिएबल क्या होते हैं। इंटरवेनिंग वेरिएबल मुझे बताएं स्वाति जी, इंटरवेनिंग वेरिएबल क्या होते हैं? इंटरवेनिंग वेरिएबल जो काउंट नहीं किए जाते लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल पे एक्ट होते हैं। एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल मतलब अगर किसी बच्चे की अचीवमेंट अगर हम देख रहे हैं पढ़ाई में, तो उस टीचर का टीचिंग मेथड एक वेरिएबल है, लेकिन उसके साथ साथ वो बच्चा अगर किसी क्लासेस का पढ़ाई कर रहा है तो वो हो गया इंटरवेनिंग वेरिएबल। थोड़ा उलझ गए आप अपने एग्जाम्पल में, दोबारा प्रयास करो। ओके, बच्चे के अगर ग्रोथ, उसकी ग्रोथ अगर देखी जाए तो अच्छी ग्रोथ अगर हो रही है तो वो योगा करने से हो रही है, तो योगा का उसकी ग्रोथ पर इफेक्ट, ये अगर हम देख रहे हैं तो इसमें जो ग्रोथ है बच्चे की वो इंडिपेंडेंट, और जो हम योगासन ले रहे सारे वो हो गए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो योगासन ये प्रॉपर इंडिपेंडेंट हो गए, लेकिन उसके साथ साथ उसकी डाइट जो है वो इंटरवेनिंग
वेरिएबल हो गया। हाँ, अब आपने ठीक बताया। अब आप मुझे बताइए आपके एग्जाम्पल में डिपेंडेंट वेरिएबल कौन क्या है? डिपेंडेंट बच्चे की ग्रोथ। हाँ, पहले गलत बोल दिया था आपने, ठीक है, अब ठीक बोला। अच्छा, ओके। जी मोहित जी, कुछ कह रहे हो? नहीं भैया, वही आप पूछ रहे थे ना, तो इसलिए किया था वो। बता दो मॉडरेटर वेरिएबल अब। मॉडरेटर वेरिएबल एक तरह से देखा जाए ना, तो वो वेरिएबल्स होते हैं जो इंडिपेंडेंट की ही तरह बिल्कुल एग्जैक्ट वही काम करते हैं, लेकिन क्या है कि उनको ना वो एक तरह से वो फेस मतलब एक तरह से आगे नहीं आ पाते वो चीजें। जैसे कि अब सूर्य नमस्कार का आपने बताया, तो सूर्य नमस्कार से ओबेसिटी पे फर्क पड़ता है, लेकिन क्या है कि वो खाली सूर्य नमस्कार ही नहीं कराते, वहां पे बहुत सारी चीजें भी होती है, जैसे प्राणायाम भी होता है और सूक्ष्म व्यायाम वगैरह और बॉडी वार्म अप भी होता है। तो उन चीजों को ना कभी हम लोग काउंट नहीं करते, लेकिन क्या है कि उनकी जो एक तरह से देखा जाए तो उनका जो रोल है वहां पे वो भी उसी की तरह है, सूर्य नमस्कार की तरह। लेकिन क्या है कि हम सूर्य नमस्कार को मेन रखते हैं, तो आगे जब उसको रखते हैं तो वो वहां पे वो क्रेडिट पूरा ले जाता है, लेकिन वर्क ये भी पूरा इंडिपेंडेंट की तरह ही करते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लाइक हम पॉलिटिशियंस में देखते हैं नरेंद्र मोदी जी की पार्टी, बाकी और भी बीजेपी में काम करते हैं, बट फेस किसका आता है? नरेंद्र मोदी जी का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्रेडिट मेरे को मिल रहा है, लेकिन जी बिल्कुल बिल्कुल। का भी उतना योगदान है ना? हमारे टाइप करने वाले का भी उतना योगदान है, रिकॉर्डिंग करने वाले का, ऐड करने वाले का, नीरज जी का भी उसमें भूमिका है। यानी कि पूरी टीम काम कर रही है, लेकिन नाम हो रहा है राहुल आर्य का, लेकिन सहयोग सभी का मिल रहा है। ठीक है, जैसे मूवी में एक फिल्म स्टार होता है, उसी को सब कुछ वो ही सारा क्रेडिट लेके जाता है। हाँ, लेकिन एक्चुअल में अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन नाम एक का होता है, लेकिन एक्चुअल में अकेला कुछ नहीं कर सकता। साथ में और वेरिएबल्स होते हैं, उन वेरिएबल्स को हम इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि राजाओं की लड़ाई हुई, क्या खाली राजा लोग जीते? क्या रानियों ने कुछ नहीं किया? जबकि रानियों की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है, उन राजाओं को मोटिवेट करना है, थकान दूर करना, उनको अच्छे खाने के लिए देना। क्यों? वो भी तो इनडायरेक्टली उनकी जीत में हेल्प कर रही है ना। तो वो, लेकिन उनको कोई गिनता ही नहीं है कि रानियों ने क्या काम किया, कुछ नहीं किया, कोई नहीं गिनता, लेकिन उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। गलत रानी होगी, जैसे राम जी को सन्यास भी दिला देगी कैकेयी की तरह, और अच्छी रानी होगी जैसे महाराणा प्रताप की जो बीवी हुई थी अजब, और दूसरी थी, उन्होंने उनकी कितनी हेल्प किया, कितना मोटिवेट किया। कई बार जब महाराणा प्रताप जी खुद डिमोटिवेट हो गए, तो उनकी पत्नी ने उनको मोटिवेट किया, और जिसकी वजह से महाराणा प्रताप ने कई युद्ध जीते। तो इनडायरेक्टली उनकी वाइफ ने हेल्प किया उनकी लड़ाई में, है ना? तो वो हो गई मॉडरेटर वेरिएबल। चलिए ठीक, यहाँ पे अब किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। शांति पाठ करते हैं, ठीक है। कमला नायक जी आज का शांति पाठ कराएंगे सभी को। कमला नायक जी चली गई। अच्छा, आज कौन कराएगा? आ जाओ अपने आप सामने। जी कुंदन जी। जी, कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएं। शांति पाठ के लिए तैयार। लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस छोड़ें। पूरे शरीर को स्थिर करें, मन को शांत। शांति पाठ के लिए तैयार। ओम दो शांति अंतरिक्ष ग्वम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। दोनों हथेलियां जोड़ लें, रब करें, फेस पे लगाएं। हथेलियों को कप से बना के
चेहरे पे लगा के हथेलियों के अंदर ही नेत्र को बंद कीजिए, खोलिए, पूरे शरीर पे हथेलियों को फेरते हुए पूरी ऊर्जा के साथ वापस आ जाएं। सभी को मेरा प्रणाम। थैंक यू सर। शुभ रात्रि।